ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अखिलेश सिंह और पत्रकार अश्वनी श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 4 प्रमुख फैसले किए हैं, जिनमें विकेंद्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच एक सहयोग ज्ञापन पर मंजूरी दी गई है। साथ ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा कनाडा के मैनीटोबा सिक्योरिटीज कमीशन के बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन को मंजूरी भी दी गई है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला युक्त क्षेत्र अधिग्रहण एवं विकास अधिनियम 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के उपयोग के लिए नीति को मंजूरी दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज पंचायती राज संस्थाओं यानी कि पीआरआई की शासन संबंधी क्षमताओं को विकसित करने के लिए संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 की अवधि, जो कि 15वें वित्त आयोग की अवधि है, के दौरान कार्यान्वयन जारी रखने की मंजूरी दे दी है। सबसे पहले अखिलेश जी, घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच हुए समझौते पर आज से इस संबंधित सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी गई है। कितना महत्वपूर्ण है ये? आज जो भी डिसीजन हुए हैं वो काफी अहम है और ये जो जापान के साथ जल जीवन मिशन का एमओयू हुआ है ये भी बहुत अहम है, क्योंकि चाहे नमामि गंगे प्रोजेक्ट हो या नदियों के जोड़ने का हो और हर घर नल का जो इन्होंने एक कैंपेन चलाया है। हाल फिलहाल में मोदी सरकार ने अगर सबसे ज्यादा किसी विषय पर बात की तो उनका एक ये नया प्लेज है कि हम हर घर में नल से पानी की सुविधा देंगे, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती है अपने आप में। जहाँ पर जल की मात्रा ज्यादा है वहाँ तो ठीक है, आप जल्दी इम्प्लीमेंट कर देंगे, लेकिन ऐसे भी स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान है, जो मरुस्थलीय एरियाज हैं, वहाँ पर जल की मात्रा बहुत कम है, ग्राउंड वाटर लेवल काफी नीचे है। तो ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए ये जो जापान के साथ आज कोलैबोरेशन हुआ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि जो सरकार का जो प्लेज है, जो उनकी एक प्रॉमिस है कि हम जल्द से जल्द एक टाइम बाउंड तरीके से हर घर नल वाले मिशन को कंप्लीट करेंगे, तो उसको काफी बल मिलेगा इस पूरे एमओयू से। जापान इन सब गवर्नेंस के क्षेत्र में या नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पायनियर माना जाता है इन चीजों में इनिशिएटिव लेने में। और जैसा आपने बताया कि सरकार भी गंगा नदी को साफ करने के लिए और दूसरी नदी को साफ करने के लिए भी काफी प्रयासरत है। इस फैसले से आपको क्या लगता है कि जो दूसरी चुनौतियां हैं नदी को साफ करने में, उसके क्रियान्वयन में, जैसे जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि नदियों में जाता है, उसको रोकने में भी मदद मिल सकती है? टेक्नोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है उस पूरे मुहिम में। हम सब जानते हैं कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। हम लोगों ने गंगा अभियान जब छोटे थे तब से हम लोगों ने सुना है कि किस तरह गंगा की सफाई को लेकर के हर सरकार जब आती है उन्होंने प्रॉमिसेस किए और एफर्ट्स भी किया। ऐसा मैं नहीं कहता कि उन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया, लेकिन ये सच्चाई है कि गंगा निकलती है उत्तराखंड से और जैसे जैसे वो प्लेन्स में आती हैं तो उसमें पोल्यूशन काफी बढ़ता जाता है। आपने देखा होगा शहरों में, विशेष रूप से ऐसे जो इंडस्ट्रियल जो टाउन्स है वहां पर काफी एफ्लुएंट जाते हैं नदियों में जी, और वो डंपिंग का एक तरह से रूप ले लिया था गंगा ने। तो एक ये बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उससे संक्रमण बहुत ज्यादा फैलता है। इतनी पवित्र नदी इतनी गंदी हो जाती थी, पानी बिल्कुल काला हो जाता था। तो ये सरकार ने एक मिशन मोड में पूरे कैंपेन को लिया और धीरे धीरे करके हमने देखा है कि अगर चाहे आप बनारस में देखें, चाहे प्रयाग में देखें, चाहे कानपुर में भी देखें, इन शहरों का मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई देता था। तो पहले से निश्चित रूप से पानी की क्वालिटी बेहतर हुई है, कहीं कहीं नीला पानी भी दिखाई देने लगा है। लेकिन ये भी कहना ठीक नहीं होगा कि पूरी तरह से इस चुनौती का समाधान सरकार ने कर लिया है। अभी बहुत लंबी दूरी तय करनी है। देखिए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने हैं, अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, उनको अगर आप सुचारू रूप से नहीं चलाएंगे। कई बार हम लोगों ने देखा कि करोड़ों रुपए लगा करके इस तरह के प्लांट लगते हैं, लेकिन वो कुछ ही दिनों में डिफंक्ट हो जाते हैं, उनकी कोई यूटिलिटी नहीं होती है। तो उनका एक सस्टेन्ड वे में मेंटेनेंस बड़ा जरूरी होता है कि वो इफेक्टिव तरीके से काम करें। उसके लिए साइंटिफिक सपोर्ट बहुत जरूरी होता है और ऐसे ही मैकेनिज्म के लिए जरूरी है कि हम इस तरह के कोलैबोरेशन करें। अगर जापान की टेक्नोलॉजी हम देखें और उसका हमें फायदा मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है और हम सबको ये अपेक्षा करनी चाहिए कि जो जल शक्ति मंत्रालय ने जो ये कदम उठाया है उससे इस पूरी मुहिम को काफी लाभ मिलेगा और जल्द से जल्द
जो ये तमाम जल संबंधी जो कार्यक्रम है उसको सुविधाजनक तरीके से कर पाएगी सरकार। जी, हालांकि एक खास बात है इस आज हुए समझौते में, इससे दोनों पक्षों पर यानी कि भारत और जापान पे कोई भी वित्तीय दायित्व नहीं होगा। ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस तरह से ये एक बहुत ही बड़ा एक बॉटलनेक हो जाता है कि कौन करेगा, कैसे करेगा। तो अगर हम ये देखें कि एक साइंटिफिक तरीके से एक साइंटिफिक कोलैबोरेशन है जिससे इस पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने का एफर्ट है दोनों देशों का आपस में मिल करके। इसमें अगर आप देखें तो जो प्रमोट होगा वो कोऑपरेशन फॉर डिसेंट्रलाइज्ड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। जी, अब ये जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट जो एसटीपीज हैं, एसटीपीज को लगाना प्लस उनको इफेक्टिव तरीके से चलाना। हम बात तो करते हैं कि हम नदियों को साफ रखेंगे, लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर हमारी कॉलोनीज हैं, हमारे हैबिटेशंस हैं, हमारी आबादी है, तो निश्चित रूप से सीवरेज का एक इश्यू आएगा, उनको डंपिंग कहाँ होगी। अगर वो पानी निकलेगा तो हम उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करेंगे, उसके बाद हम गंगा में वो पानी जाए या किसी भी नदी में जाए। तो उसका एक प्रोसेस है जो कि लगातार उसको इग्नोर किया जा रहा था, वो हो नहीं पा रहा था। और नहीं होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हम एक फोटो ऑफ कर देंगे, एक हो जाएगा कि चलो ये प्लांट बन गया। अब प्लांट बन गया, उसको चलाने की भी जरूरत है। उसको चलाने के लिए इस तरह की टेक्निकल एक्सचेंज का जो एमओसी है, ये इनफैक्ट आप देखें कि मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन है। जी हाँ, जो कि ये अच्छी टर्मिनोलॉजी अपने आप में एक्सप्लेन करती है कि हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे टेक्नोलॉजी के थ्रू और हेल्प करेंगे इस पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है और कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में ऐसी चीजें लैग कर रही थी जिसकी वजह से इतना लंबा लिंगर कर गया। ये बहुत ही अहम एक कैंपेन था, एक मुद्दा था और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जो सरकार ने वायदे किए हैं इस पूरे कैंपेन के तहत वो इस तरह के एमओसी से फुलफिल कर पाएगी। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा अखिलेश जी। उम्मीद करते हैं कि आज लिए गए इस फैसले से गंगा नदी को साफ करने में और मदद मिलेगी। अब बात करते हैं दूसरे फैसले की, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा कनाडा के मैनीटोबा सिक्योरिटीज कमीशन के बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दी है। कितना महत्वपूर्ण है ये फैसला? देखिए, ये भी काफी अहम है और चाहे सेबी हो और इन तमाम आपस में कोऑपरेशन के लिए। और आपने ये भी देखा होगा कि 2665 करोड़ रुपए की एसेट्स अंडर कस्टडी है, उससे फायदा मिलेगा। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छी और एक नई चीज हुई है। और इससे ये भी पता लगता है कि सरकार जो है चिंतित है, कंसर्न्ड है और एक इनोवेटिव तरीके से नए नए सेक्टर्स में जाकर के यूनिक इनिशिएटिव्स कर रहे हैं। तो माना जाना चाहिए कि इसके आउटकम अच्छे होंगे और इससे जो हमारी सेबी है उसको भी काफी लाभ होगा। बेसिकली ये जो फैसला लिया गया है, इससे कनाडा में स्थित जो एफपीआई हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, उनको पंजीकरण करने में आसानी होगी। अभी उसके लिए पूर्व निर्धारित शर्तों में से एक शर्त यह है कि विदेश या विदेशी प्रांत के प्रतिभूति बाजार नियामक को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन के बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षरकर्ता करना होना चाहिए। जब ये समझौता हो गया है तो अब लगता है कि जो कनाडा के जो एफपीआईज हैं वो भारतीय मार्केट में निवेश कर सकेंगे। आपको लगता है इस निवेश से भारत की अर्थव्यवस्था में भी कुछ सपोर्ट मिलेगा? देखिए, इंडिया और कनाडा का अपने आप में एक यूनिक रिलेशनशिप है। हमारे बहुत सारे इंडियंस वहां पर सेटल्ड हैं। दशकों से एक बहुत अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध भी रहे हैं और विशेष रूप से पंजाब से नॉर्थ के और सारी स्टेट्स के लोग वहां पर रहते हैं। और वो हमारे ऐसे बाशिंदे हैं कि उनका अपनी मातृभूमि से लगातार संपर्क भी बना रहता है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से अपने आप को वो कैनेडियन मान लिए हैं, वो अभी इंडियन रूट्स को अपने जिंदा रखते हैं। जी। तो इस तरह के इनिशिएटिव से उस पूरे एक सेगमेंट को भी काफी रेलिवेंस मिलता है और ये अपेक्षा करनी चाहिए कि जो रिसोर्सेज हैं कनाडा में, जो हमारे लोग हैं और उनके माध्यम से इस इनिशिएटिव से भी काफी फायदा होगा। मेरे ख्याल से ये दोनों एक म्यूचुअली विन विन सिचुएशन है दोनों कंट्रीज के लिए। जी, एक और फैसला जो आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया गया है वो है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान से संबंधित। इस योजना को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्टेप है और जो आज प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि जो हमारी प्राइम मिनिस्टर गरीब अन्न योजना
उसके बारे में उन्होंने बताया है कि किस तरह से जब कोरोना काल में इतना संकट था तो भी हम लोगों ने इंश्योर किया कि कोई भी परिवार भूखमरी का शिकार ना हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप था, एक मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया था जी। उसी तरह से ये जो इनिशिएटिव है ये अल्टीमेटली जो हमारी पंचायतें हैं, जो हमारा ग्राम स्वराज का सेंट्रल थीम है सरकार का, उसको काफी एम्पावर करेगा, काफी उसको स्ट्रेंथन करेगा। और ये अपने आप में इसलिए भी यूनिक और इंटरेस्टिंग है और एक बहुत ही माना जा सकता है कि फार साइटेड स्टेप है वो, इसलिए अगर आपको गांवों से पलायन को रोकना है तो गांव में सुविधाएं देनी पड़ेंगी, तभी जाकर के लोग गांव में रुकेंगे। अब इस तरह का आप देखें कि ये जो 15 फाइनेंस कमीशन से जो को टर्मिनस सैंक्शन मिला है सरकार का, उसमें स्पेसिफिक तरीके से जो फंड एलोकेशन हुआ है वो करीब 5,911 करोड़ का टोटल सैंक्शन आउटले है। बिल्कुल। जिसमें 3,700 करोड़ सेंटर का होगा और रिमेनिंग 2,211 करोड़ ये स्टेट्स का शेयर होगा। जी हाँ। और ये अगले 4 साल के लिए इसमें 2.78 लाख जो लोकल बॉडीज हैं उनको फाइनेंशियल एम्पावरमेंट होगा। उसके माध्यम से अगर आप देखें तो स्वस्थ गांव, चाइल्ड फ्रेंडली विलेज हो, वाटर सफिशिएंट विलेज हो, क्लीन गांव हो, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि गांव को एक आदर्श गांव के रूप में डेवलप करने के लिए पैसे का यूटिलाइज करने की कोशिश है। और सभी लोग ये कहते हैं कि गांव से पलायन रुकना चाहिए क्योंकि शहरों पर भी बोझ बढ़ता है और गांव में जो हमारे खाली गांव पड़ रहे हैं तो वहां पर भी जो रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज भी नहीं हो पाते हैं और लोगों को तकलीफ भी होती है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है और हम सबको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो स्टेट्स हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट के लोग हों, चाहे तहसील के लोग हों, चाहे ब्लॉक के लोग हैं, इसकी सैंक्टिटी को समझ करके इसकी पाई का प्रॉपर तरीके से सदुपयोग होना चाहिए इस पैसे का। और जो बेनिफिशियरी हैं, जो ग्राउंड लेवल पर जिनके लिए ये पूरी इनिशिएटिव की गई है, उनके तक ये सारा पैसा पहुंचना चाहिए, उनके लाभ के लिए इसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। आपने पलायन की बात की, गांव से जो पलायन हो रहा है उसको रोकने में इस कार्यक्रम से मदद मिलेगी। रोजगार के लिए भी क्या आपको लगता है कि इससे रोजगार सृजन करने में भी मदद मिल सकती है? सबसे बड़ी बात ये देखिए कि इस पूरे प्रोसेस में 60 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फंक्शनरीज होंगे जो उसमें स्टेक होल्डर होंगे इस पूरे प्रोजेक्ट में। आप अपने आप में देखिए कि 60 लाख जो चुने प्रतिनिधि हैं वो डायरेक्टली स्टेक होल्डर होंगे, उसमें सिग्नेटरी होंगे। अपने आप में एक पूरा स्टेटमेंट है ये किस तरह से लोकल लेवल पर गांव के लोगों को ये फायदा पहुंचाएगा। और उसमें अगर हम सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते हैं गांव लेवल पर तो उसमें जॉब जनरेशन की भी बात है, सुविधाओं की भी बात है। और जब तक आप वहां पर लोगों को नौकरी नहीं देंगे, सुविधाएं नहीं देंगे तो नेचुरली लोग वहां से पलायन करेंगे। तो इसमें सुविधाएं भी हैं, लोगों को मौके भी हैं, इसमें नौकरियां भी हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी लगभग पूरे देश में 60 लाख की संख्या है, वो डायरेक्ट इसमें स्टेक होल्डर होंगे। सबसे बड़ी चीज है कि जो चेक्स एंड बैलेंसेज होते हैं ये भी अपने आप में एक यूनिक चीज है कि इतने लोगों का जब इन्वॉल्वमेंट होगा तो ट्रांसपेरेंसी की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल। अगर आप सेंट्रलाइज कर देते हैं सिस्टम को तो उसमें मैनिपुलेशन के ज्यादा चांसेज होते हैं। ये जो डिसेंट्रलाइज किया है पूरे प्रोसेस को, इससे भी ट्रांसपेरेंसी की चांसेस बढ़ेंगे और जो फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए वो मुझे लगता है कि हो जाएगा। जॉब्स भी हैं इसमें, लोगों को सुविधाएं भी हैं और गांव को एक बेहतर बनाने का भी इसमें पूरा प्रोविजन है। जैसे इसमें सरकार ने मेंशन किया हेल्दी विलेज। अब ये सोच अपने आप में बहुत वास्ट इसका स्कोप हो सकता है। हेल्दी विलेज का मतलब आपका हाइजीन भी है, अच्छी सड़कें हैं, सब कुछ है। जी, आखिरी जो फैसला है उसमें बड़े संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला युक्त क्षेत्र अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि के उपयोग के लिए नीति को मंजूरी दी है। कितना अहम है ये मुद्दा? ये काफी दिनों से इस तरह की चर्चा चल रही थी। प्रैग्मेटिक सोच है और इससे जो प्रोक्योरमेंट है उसको लाभ होगा। मुझे लगता है कि काफी सोची समझी एक इनिशिएटिव है। जैसे इन्होंने कहा है कि लैंड्स जो भी होंगी वो कोल माइनिंग एक्टिविटीज के लिए जो वायबल नहीं रहेंगी तो ये एक अच्छी चीज है, अच्छी शुरुआत है। और मुझे लगता है कि इससे जो आम लोग हैं उनको भी वहाँ पर फायदा होगा और प्रोक्योरमेंट में भी इसको काफी लाभ मिलेगा। जी, आपने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में जानकारी दी। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अखिलेश सिंह और पत्रकार अश्वनी श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और YouTube चैनल
न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।